नमस्कार साथियों, दैनिक समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज जो हम प्रश्न यहां पर लेके आए हैं वो किन विषयों से संबंधित होंगे, आइए एक नज़र डालते हैं इस बात पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास आज के समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न होंगे, वो पहला प्रश्न होगा रायसीना डायलॉग पर संबंधित। दूसरे प्रश्न को हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी कमिश्नर से जोड़कर। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस पर। चौथा टॉपिक रहेगा हमारा SCO की 8 अजूबों की लिस्ट के बारे में। मोगलमारी पर बात करेंगे 5वें प्रश्न में। दीप विकास एजेंसी की बात करेंगे 6ठे प्रश्न के साथ। 7वें प्रश्न में हम जानेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की महंगाई दर के विषय में। 8वें प्रश्न में हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के बारे में, जानेंगे मुद्रा मैनिपुलेशन लिस्ट के बारे में। और 10वां प्रश्न जो रहेगा वो हमारा रहेगा GSAT 30 उपग्रह के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को और देखते हैं कि आज हमारा पहला प्रश्न जो कि रायसीना डायलॉग से जुड़ा हुआ है वो क्या है। तो रायसीना डायलॉग का आयोजन कहां किया जाएगा, ये हमारा आज के सेगमेंट का पहला प्रश्न है। तो यहां पर जो इसका आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 14 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी 2020 के दौरान इस रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से 2016 से किया जा रहा है। इस वर्ष इस सम्मेलन में रूस, ईरान, मालदीव, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, डेनमार्क, चेक गणराज्य, उज्बेकिस्तान और एस्टोनिया के मंत्री शामिल होंगे। इस सम्मेलन की थीम की अगर हम बात करें कि क्या रखी गई है, तो 21 एट द रेट ऑफ 20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसकी थीम रखी गई है। इस सम्मेलन का नाम जो है रायसीना पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है। रायसीना पहाड़ियों में ही राष्ट्रपति भवन स्थित है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है प्रसन्न कुमार मोहंती, NS विश्वनाथन, माइकल पात्रा और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो है माइकल पात्रा, इनको जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। तो माइकल पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जो थे विरल आचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कब? जून 2019 में। उनके स्थान पर ही माइकल पात्रा को केंद्र सरकार द्वारा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। प्रारंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो था वो कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। कहां? मुंबई। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद की बात करें तो रिजर्व बैंक जो है वो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक कार्य की बात करें तो इसका प्राथमिक कार्य है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को प्रतिबंधित करना, मौद्रिक नीति तैयार करना, कार्यान्वयन और निगरानी रखना, बैंक संचालन के मापदंडों का निर्धारित करना, केंद्रीय और राज्य सरकार के लिए मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन प्रदान करना इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। वर्तमान में RBI के गवर्नर शशिकांत दास हैं। व 3 अन्य डिप्टी गवर्नरों की बात करें कि वो कौन हैं, तो उनमें शामिल हैं श्री NS विश्वनाथन, BP कानूनगो और महेश कुमार जैन। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 14 जनवरी, 15 जनवरी, 13 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मनाया गया है वो मनाया गया है 14 जनवरी को।
बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। तो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया गया। इस दिवस को 2017 से मनाया जा रहा है। इससे पहले इस दिवस को युद्ध विराम दिवस कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाने का कारण जो है वो ये है कि इस दिवस भारतीय सशस्त्र बल के जो पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल थे M.K. करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, हाल ही में SCO की 8 अजूबों की लिस्ट में भारत में से निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है ताजमहल, स्टैचू ऑफ यूनिटी, कुतुब मीनार और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही एक ऐसा नया मॉन्यूमेंट है जो कि इसमें शामिल हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो HCO की 8 अजूबों की लिस्ट में भारत से इस लिस्ट में जो शामिल किया गया है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। HSO एक राजनीतिक और सुरक्षा समूह है जिसके मुख्यालय की बात करें तो वो है बीजिंग में। रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने वर्ष 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन किया था और SCO की स्थापना की थी। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया वर्तमान में इसके पर्यवेक्षक देश हैं। 2005 में भारत और पाकिस्तान, ये 2 देशों को जो है पर्यवेक्षक समूह में शामिल किया गया था। इन दोनों देशों को जो है 2017 में पूर्ण सदस्य बना दिया गया, यानी कि अब ये पर्यवेक्षक देश नहीं रहे हैं। इस वर्ष संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन की बात करें तो वो किया जाएगा भारत में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो भारत में है, दमिंग पैलेस चीन का, नवरूज पैलेस तजाकिस्तान का, मुगल विरासत पाकिस्तान, तमगली गोर्ज कजाकिस्तान, पोई कालन कॉम्प्लेक्स उज्बेकिस्तान, द गोल्डन रिंग रूस, लाहौर मुगल विरासत पाकिस्तान इसके 8 अजूबों में शामिल हुए हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा भी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर है। अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई की बात अगर हम करते हैं तो वह थी 93 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को रखी थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के समीप स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। इस प्रतिमा को 2900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इसका डिजाइन तैयार किया है मूर्तिकार राम वी सुतार। जो ये नाम ध्यान रखिएगा, ये नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और राम वी सुतार ने इसका डिजाइन तैयार किया है। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा मोंगलमारी कहाँ स्थित है? मोंगलमारी कहाँ स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है पश्चिम बंगाल। मोंगलमारी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में प्रारंभिक मध्य का युगीन काल के बौद्ध मठ स्थल मोंगलमारी में हाल ही में हुई खुदाई में मिट्टी की पट्टिका पर शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इसमें 2 मठों मुगलई विहार और यज्ञ पिंडिका महाविहार की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, जो इसके बौद्ध मठ होने की पुष्टि करता है। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है हमारा, द्वीप विकास एजेंसी की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हमारे पास ऑप्शन है अंडमान निकोबार, नई दिल्ली, बंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। तो द्वीप विकास एजेंसी ने द्वीपों के समग्र विकास योजना की प्रगति की समीक्षा की है। इसमें नीति आयोग को द्वीपों के समग्र विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक के दौरान
द्वीप विकास एजेंसी के तहत चिन्हित किए गए द्वीपों में सतत विकास की पहल की गई है। इस पहल के उद्देश्य की बात करें कि क्या है, तो उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ समुद्र से समुद्री खाद्य पदार्थ और नारियल आधारित उत्पादों की निर्यात सुविधाएं बढ़ाकर द्वीप आबादी के लिए रोजगार के अवसर को पैदा करना। यह पहल लक्षद्वीप के 5 द्वीपों के साथ साथ अंडमान और निकोबार के 4 द्वीपों पर भी लागू होगी। बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में महंगाई दर कितनी हो गई है? हमारे पास ऑप्शन है 7%, 7.5%, 8% और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो ये महंगाई का आंकड़ा है वो रहेगा इस प्रश्न के लिए 7.5%। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में महंगाई दर दिसंबर 2019 में 7.5% हो गई। यह दर नवंबर माह में 5.54% थी। बढ़ती महंगाई दर को उच्च खाद्य कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जुलाई 2014 के बाद यह अपने उच्चतम स्तर पर है। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, इस वर्ष भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि किस देश से होंगे? हमारे पास ऑप्शन है चीन, रूस, ब्राजील और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस समारोह में वो होंगे ब्राजील से। इस वर्ष जो है भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो होंगे वो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जेयर बोल्सोनारो को 2020 के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। वे ब्राजील के 38वें राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ और 9वां प्रश्न है हमारा, अमेरिका ने किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर लिस्ट से हटा दिया है? हमारे पास ऑप्शन है ईरान, चीन, रूस और इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा मैनिपुलेटर लिस्ट से अभी अभी अमेरिका ने चीन को हटा दिया है। क्यों हटाया है, आइए बात करते हैं इस विषय पर। तो अमेरिका ने चीन को मुद्रा मैनिपुलेटर लिस्ट से हटा दिया है। अमेरिका द्वारा चीन को मुद्रा हेरफेर के रूप में चिन्हित किया गया था। साथ ही अमेरिका ने चीन पर व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लेने के लिए युआन के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया था। अमेरिका उन देशों को मुद्रा निगरानी सूची में रखता है जिनकी विदेशी विनिमय दर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसे शंका होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोष विभाग ने वर्ष 2017 के प्रारंभ में भारत की विदेशी मुद्रा नीति पर शंका करते हुए भारत को निगरानी सूची में डाल दिया था। अमेरिका ने केवल भारत को ही नहीं अपितु चीन, जर्मनी, जापान, दक्षिणी कोरिया और स्विट्जरलैंड को भी मुद्रा निगरानी सूची में डाला था। किसी देश की मुद्रा मैनिपुलेशन घोषित करने के लिए अमेरिकी कोष विभाग के जो मानदंड हैं, आइए बात करते हैं उनके बारे में। ये मानदंड क्या रखे गए हैं? तो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष 20 अरब डॉलर होना चाहिए। वर्तमान में जीडीपी का 3% चालू खाता अधिशेष होना चाहिए। एक वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक विदेशी मुद्रा खरीदी गई हो। ये 3 जो हैं इनके मानदंडों में शामिल किए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अंतिम और 10वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के किस उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है GSAT-30, GSAT-20, GSAT-35 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा GSAT-30 को। भारत के GSAT-30 की बात करें तो यह उपग्रह लॉन्च किया जाएगा फ्रेंच गुयाना से। GSAT-30 उपग्रह एक संचार उपग्रह है। यह सैटेलाइट 15 वर्षों तक कार्य करेगा। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किया है इसरो ने। इस उपग्रह का उपयोग किसमें किया जाएगा? तो DTH टेलीविजन सेवाओं, सेलुलर कनेक्टिविटी, टेलीविजन अपलिंक इत्यादि में इसका उपयोग किया जाएगा। इस सैटेलाइट को एरियन 5 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। इसे एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एरियन स्पेस एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी स्थापना की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। यह विश्व की पहली वाणिज्यिक लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।